सो गाइज आज हम लोग चैप्टर 11 करने वाले हैं जो कि है इनहेरिटेंस, और हम थोड़ा और बात करेंगे ऊप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा चैप्टर 11 के नाम का, और शिफ्ट राइट टिक करके इसको मैं ओपन विद कोड करूंगा और यहाँ पर आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। मान लो हमारे पास एक क्लास है और वो है एम्प्लॉय, और उस क्लास के अंदर मान लो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। एक शो मेथड है हमारे पास जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है एम्प्लॉय की द नेम इज सेल्फ डॉट नेम और द सैलरी इज नेम डॉट सैलरी, सेल्फ डॉट सैलरी, इस तरह से, एंड द सैलरी इज सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक क्लास है। अब मैं चाहता हूँ एक प्रोग्रामर क्लास बनाना, ठीक है, और मैं उसमें भी इसी तरह का शो मेथड चाहता हूँ प्लस सम अदर मेथड्स चाहता हूँ। ठीक है, मैं शो मेथड्स चाहता हूँ एंड शो लैंग्वेज मान लो एक मेथड होगा। ठीक है, वो भी कुछ इस तरह से होगा और उसमें मैं प्रिंट करूँगा मान लो कुछ इस तरह से कि दी नेम इज़ जो भी होगा सेल्फ डॉट नेम एंड ही इज़ गुड। ठीक है, ही इज़ गुड विथ ये वाली जो सेल्फ डॉट लैंग्वेज है, लैंग्वेज। ठीक है, मान लो मैंने इसमें एक नया ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जिसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहते हैं, वो ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, और मान लो मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो ये तरीका बहुत सही लग रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एम्प्लॉय के सारे मेथड्स ले लिए, सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली, और मान लो यहाँ पर हम एक चीज़ और रखते हैं कि एड्रेस या कंपनी मान लो हम रखते हैं यहाँ पर ITC। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्रामर होगा वो ITC इन्फोटेक का होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि यार कंपनी को क्या कर दो ना, कंपनी इज इक्वल टू ITC इन्फोटेक कर दो। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ A इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ B इज इक्वल टू प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर, और मैं अगर प्रिंट करूँगा A डॉट कंपनी और B डॉट कंपनी, तो आप देखो कि एक बार ITC प्रिंट होगा और एक बार ITC इन्फोटेक प्रिंट होगा, क्योंकि दूसरे वाले में मैंने कंपनी चेंज कर दी। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर क्लास के सारे मेथड्स और इंस्टेंसेस चाहिए होते हैं, तो एक तरीका तो मैं यह है कि कॉपी कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक मेथड है शो। अगर शो जैसे 50 और मेथड्स होते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, आप कहोगे कॉपी पेस्ट कर लेते, यार कितना ही कोड है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते, कॉपी करके दूसरी क्लास बना लेते। लेकिन अगर मैं कॉपी करके एक क्लास से 10 क्लासेस बनाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्लास से अलग अलग क्लासेस कॉपी करके बनाऊंगा, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यह है कि अगर मुझे चेंज करना पड़ गया बाद में, तो मुझे उन सारी की सारी 10 क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा, एंड ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम हो जाती है और एरर प्रोन भी होती है, मतलब कि मुझसे गलती भी हो सकती है चेंजेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे कहा फॉर सम रीज़न यहाँ पर द नेम इज नेम ऑफ द एम्प्लॉय कर दो, इसको ये लिखना है हमको, तो मुझे यहाँ पर भी वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये शो मेथड मैं सेम रखना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट रखना चाहता हूँ विद इन क्लासेस। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं क्या करूँगा, मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा देखो प्रोग्रामर एक क्लास है जिसको मैं एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहा हूँ, यानी एम्प्लॉय में जो कुछ था वो सब तो प्रोग्रामर में है ही, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ या फिर ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इनहेरिट किया प्रोग्रामर को फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी मैं इसको रन करूँ तो आप देखो ITC इन्फोटेक आ रहा है। तो बेसिकली जो काम मैं कर रहा था इतने सारे लाइंस ऑफ कोड में, मैंने इतने कम लाइंस ऑफ कोड में किया, प्लस मुझे कोई भी चेंज करना है तो मुझे बस एक जगह करना है एम्प्लॉय में, और बाकी सारी जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी जगह अपडेट वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपडेट? क्योंकि हम एम्प्लॉय से बना रहे हैं प्रोग्रामर क्लास को, और हमने एक बेस क्लास बनाई हुई है, इसे बेस क्लास कहते हैं, और पेरेंट क्लास भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इनहेरिटेड क्लास। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ कि बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या होती है। बेस क्लास मतलब जिससे हम बना रहे हैं, और डिराइव क्लास मतलब जो कि डिराइव होकर बन रही है। इनहेरिटेंस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। सिंटेक्स क्या है, कुछ इस तरह का है, हमने देखा था, प्रोग्रामर में ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिख दो, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बन जाएगी। ठीक है, वी कैन यूज द मेथड एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट, मतलब इसके सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे। मतलब आपने एक बार कह दिया प्रोग्रामर को एम्प्लॉय से बनाओ, तो एम्प्लॉय के सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली प्रोग्रामर में। और उसके बाद और कुछ आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कोड लिख लो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक और फंक्शन ऐड किया, शो लैंग्वेज। शो लैंग्वेज एम्प्लॉय में नहीं होगा लेकिन प्रोग्रामर में होगा, क्योंकि प्रोग्रामर को मैंने एम्प्लॉय से बनाया है, और मैंने कहा है कि एम्प्लॉय के सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट के साथ साथ मुझे प्रोग्रामर में एक शो लैंग्वेज फंक्शन भी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में।
एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब बेस क्लास से सिंपल एक डिराइव क्लास बन गई, सिंपल है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, जैसे कि आपकी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट्स। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉई भी प्रोग्रामर में आ जाए, मतलब एम्प्लॉय के भी सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रोग्रामर में आ जाए और एक और क्लास के भी आ जाएं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉई क्लास है और मेरे पास एक कोडर क्लास है। कोडर कोई भी कोडर हो सकता है जो कि अपने घर में कोडिंग करता है, ठीक है। मान लो उसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है मेरे पास, और उसमें मेरे पास मान लो लैंग्वेज है, और मान लो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इज पाइथन फॉर एवरीवन, ठीक है। सबके लिए बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पाइथन है। और मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और वो लिखता हूँ प्रिंट लैंग्वेजेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ, और मैं लिखूँगा आउट ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस हेयर इज़ योर लैंग्वेज, ठीक है। मान लो एक मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया है, सेल्फ डॉट लैंग्वेज, सिंपल सा मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई आपकी लैंग्वेज ये है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको जो प्रोग्रामर है उसको एम्प्लॉय और कोडर दोनों से बनाऊँगा। तो आप देखो, जब मैं एम्प्लॉय और कोडर दोनों से बना रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करूँगा। इसका मतलब प्रोग्रामर में एम्प्लॉय की भी सारी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कोडर की भी आ जाएंगी। तो मैं रन करूँगा अगर इसको, तो आप देखो ITC इन्फोटेक तो आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको प्रिंट ना करके कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ बी डॉट शो, मैं बी डॉट शो भी चला सकता हूँ, मैं बी डॉट शो लैंग्वेज तो चला ही सकता हूँ, मैं बी डॉट प्रिंट लैंग्वेजेस भी चला सकता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामर है उसमें उसके अपने सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। एम्प्लॉय के भी हैं और कोडर के भी हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रामर को बनाया है, इनहेरिट करा है एम्प्लॉय और कोडर दोनों से। तो एम्प्लॉय और कोडर प्रोग्रामर के पापा हैं, ठीक है। मतलब मम्मी पापा कह लो, आप पापा कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो पेरेंट्स हैं मतलब, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज सारी आ गई हैं प्रोग्रामर के अंदर, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रन करते हैं इसको, और यहाँ पर कह रहा है प्रोग्रामर हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई कि प्रोग्रामर में नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि शो लैंग्वेज में मैंने नेम क्यों लिखा है यहाँ पर, ये मेरी गलती है, मुझे कंपनी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कंपनी लिखा, लैंग्वेज लिखा, ठीक है, बढ़िया। कंपनी यहाँ पर आ गई, शो लैंग्वेज में लैंग्वेज भी आ गई। लैंग्वेज क्यों आ गई, क्योंकि ये कोडर से बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलाऊँगा इसको, तो यहाँ पर ये कह रहा है सेल्फ डॉट नेम, मैंने नेम कहाँ पर लिखा, अच्छा यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय नेम ऑफ द एम्प्लॉय सेल्फ डॉट नेम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट नेम लिख देता हूँ। एक्चुअली नेम था नहीं इसलिए एरर शो कर रहा था, अब ये चल जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं इसको चलाऊँ, सैलरी भी नहीं है यार इसमें, तो मुझे कंपनी लिखना है, मुझे कुछ भी नहीं लिख देना है, नेम लिखना है, कंपनी लिखना है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर भी हाँ अब चल जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज डिफ़ॉल्ट नेम एंड सैलरी इज ITC इन्फोटेक, ठीक है। कंपनी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सेंस बनाएगा। मैं चाहता हूँ सेंसेबल प्रोग्राम्स हम लोग लिखें ताकि आप बाद में इन्फर करें उन प्रोग्राम्स को, तो आपको दिक्कत ना हो। तो नाम एम्प्लॉय का मैंने लिख दिया, कंपनी लिख दी, फिर आउट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हेयर इज़ योर लैंग्वेज पाइथन। यहाँ पर आपका प्रिंट लैंग्वेजेस फंक्शन चला, फिर इसके बाद आपका ये वाला फंक्शन चला, शो लैंग्वेज, द नेम इज़ ITC इन्फोटेक एंड ही इज़ गुड विद पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और आई होप आप समझ गए कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करती है। फिर एक होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि आपने पेरेंट से बना दिया चाइल्ड और चाइल्ड 1 से बना दिया चाइल्ड 2। जैसे कि आपने एम्प्लॉई से बना दिया प्रोग्रामर और प्रोग्रामर से आपने बना दिया प्रोग्रामर मैनेजर, ठीक है। तो आपने क्या करा, एम्प्लॉई से प्रोग्रामर बनाया, प्रोग्रामर से मैनेजर बनाया, एक ऐसा मैनेजर जो कि प्रोग्रामर तो है ही खुद, एम्प्लॉई भी है लेकिन वो मैनेजर भी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और सिंटेक्स एकदम सिमिलर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी सिंटेक्स दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ 03 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट py, तो आप देखो यहाँ पर क्लास मान लो एम्प्लॉई है हमारे पास, और मान लो इसके अंदर कुछ भी है पास, मैं जस्ट सिंटेक्स लिख देता हूँ, और इसके बाद है हमारे पास है मैनेजर। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रोग्रामर आया एम्प्लॉई से और मैनेजर आया कहाँ से, प्रोग्रामर से। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ लिख सकता हूँ b इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिख सकता हूँ c इज़ इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं कहूँ o इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय, तो अगर मैं प्रिंट करूँ o डॉट a तो वो प्रिंट हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं o डॉट b कर दूँ तो वो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा, कहेगा बी है ही नहीं एम्प्लॉय में, क्योंकि बी तो प्रोग्रामर में है।
लेकिन अगर मैं प्रोग्रामर से बनाऊँ इसी चीज़ को, और मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट ओ डॉट ए, और मैं लिख देता हूँ प्रिंट्स द ए एट्रीब्यूट, और इसके बाद शोज एन एरर एज देयर इज नो ए, ठीक है, नो बी एट्रीब्यूट इन एम्प्लॉई क्लास, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक ओ इज इक्वल टू, मान लो ए इज इक्वल टू करता हूँ, नहीं ए तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो ओ इज इक्वल टू ही लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्रामर, और मैं लिखता हूँ प्रिंट ओ डॉट ए ओ डॉट बी। मैं ही कर सकता हूँ, ओ डॉट सी करूँगा तो एरर आएगा। आप देखो ओ डॉट ए ओ डॉट बी करूँगा, अभी कह रहा है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बी, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बी। ओके, तो मुझे ये कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर शो कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कि 1 और 2 ये मुझे शो कर रहा है। अब अगर मैं यही चीज़ बनाऊँ मैनेजर से, तो मैं ओ डॉट ए भी कर सकता हूँ, ओ डॉट बी भी कर सकता हूँ, ओ डॉट सी भी कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों इसमें हैं। आप देख सकते हो 1 1 2 1 2 3 तीनों मैं कर सकता हूँ। और आप इसमें मेथड्स वगैरह डालकर इसका और एडवांस्ड यूज़ केस देखो यार, ठीक है, खुद से एक्सप्लोर करो चीज़ों को। तो ये थी हमारी 3 तरह की इनहेरिटेंस। अब बात करेंगे सुपर मेथड की। सुपर मेथड क्या होता है कि जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर डेफ लिखूँ, इनिट लिखूँ, और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई, एंड लेट्स डू वन थिंग यार, एक नई फाइल बनाते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं जैसे कि हम अभी तक रखते आए हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर सुपर डॉट पी वाई बनाऊँगा, सुपर कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, और इसकी क्यों ना एक कॉपी बना दी जाए और इस प्रोग्राम को तंग ना किया जाए, इस प्रोग्राम को ऐसे ही रखा जाए। जस्ट चेकिंग, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्योंकि मुझे कोड आप लोगों को देना है बाद में और आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखना है। तो आप देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया तो मैंने कह दिया कि ये कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर प्रोग्रामर लिखूँगा और यहाँ पर मैं मैनेजर लिखूँगा। आप देखो, जब मैं एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ यहाँ से, इसको मिटाता हूँ यहाँ से। मैं जब एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या रन होगा, तब कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉई रन होगा। अब आप देखो, जब मैं प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या होगा, तब प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर रन होगा। और जब मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब क्या होगा, तब मैनेजर का कंस्ट्रक्टर रन होगा। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि मैनेजर के कंस्ट्रक्टर के साथ साथ ये 2 कंस्ट्रक्टर भी रन हो, तो हम क्या करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैनेजर जब भी चले तो मैनेजर का कंस्ट्रक्टर तो चले ही, लेकिन इसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी चले, यानी कि प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर भी चले। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सुपर, और हम लिखते हैं सुपर डॉट इनिट। सुपर मतलब सुपर क्लास, यानी कि प्रोग्रामर क्लास का जो भी फंक्शन आपको कॉल करना है। और क्योंकि मुझे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मैं सुपर डॉट इनिट लिख दूंगा कुछ इस तरह से। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा, आप देखो यहाँ पर प्रोग्रामर का भी चलेगा कंस्ट्रक्टर, मैनेजर का भी चलेगा, ठीक है, दोनों चल रहे हैं। तो बेसिकली जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चला देगा, और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ मैनेजर। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है, बढ़िया, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। तो ये होता है सुपर कीवर्ड। कुछ नहीं, बस सुपर क्लास का कोई मेथड या कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है आपको डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो आप कर सकते हो। बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनको थोड़ा ध्यान से आप समझना। क्लास मेथड का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट, गेटर एंड सेटर का कॉन्सेप्ट। क्लास मेथड क्या होता है कि देखो, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा 05_class_methods.py। क्लास मेथड बेसिकली एक तरीका है आप लोगों के पास एक मेथड के अंदर क्लास को डायरेक्टली एक्सेस करने का। जैसे कि मान लो मैं एक यहाँ पर एम्प्लॉई बनाता हूँ और मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, फिर मैं कहता हूँ शो, और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट, और मैं एफ स्ट्रिंग लगा के दी वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ए लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट ए, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर कि दी क्लास वैल्यू ऑफ ए सेल्फ डॉट ए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप देखो, अगर मैं कहता हूँ ई इज इक्वल टू एम्प्लॉई, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और मैं कहता हूँ ई डॉट ए इज इक्वल टू 45, और इसके बाद मैं मान लो कहता हूँ ई डॉट शो, तो आप बताओ 1 दिखाएगा या 45 दिखाएगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई नीड टू वे इंटरेक्शन दिस टाइम। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं क्या दिखाएगा, ये 45 दिखाएगा या फिर ये 1 दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये।
तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं इसको रन करूँगा तो ये 45 दिखाएगा, क्योंकि जब भी हम सेल्फ डॉट ए लिखते हैं तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट को दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि यार ये क्लास वैल्यू को दिखाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास एट्रीब्यूट। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये ऑब्वियसली 45 दिखाएगा, वी ऑल नो दैट। बट मुझे यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट चाहिए। तो अगर आपको क्लास एट्रीब्यूट चाहिए ना, तो आप क्या करो कि यहाँ पर लगा दो एक डेकोरेटर क्लास मेथड, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्फ आप यहाँ पर CLS लिख दो। तो जब भी आप यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाते हो क्लास मेथड का, जैसे हमने स्टैटिक मेथड का लगाया था, क्लास मेथड का डेकोरेटर लगाने से क्या होगा कि आपका ये जो CLS है आपकी क्लास एक्सेस हो जाएगी और डायरेक्टली एक क्लास एट्रीब्यूट दिखाएगा, ये आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं दिखाएगा। तो आप देखो इसको रन करोगे तो ये 1 दिखा रहा है। यही होता है क्लास मेथड, डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर सकते हो क्लास एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो आपका जो क्लास मेथड है वो सेल्फ की जगह CLS को यूज़ करता है। मतलब कि सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पे मेथड चल रहा है, और यहाँ पर CLS का मतलब होता है वो क्लास जिसका वो ऑब्जेक्ट है जिस पर मेथड चल रहा है, ठीक है। दोबारा से सुन लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब मैं आऊँगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स में और गेटर एंड सेटर में, ठीक है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स बड़े सिंपल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 06_property decorators.py। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स क्या होते हैं? मान लो मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉई, और इस क्लास के अंदर एक क्लास मेथड है। मान लो मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह से मैं सेट कर सकूँ डायरेक्टली नेम। मैं कुछ ऐसे कह सकूँ, मैं कह सकूँ e.name = हैरी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे कर सकूँ प्रिंट e.name। और मैं चाहता हूँ कि ये करने से क्या हो, मैं चाहता हूँ कि ये करने से डायरेक्टली प्रॉपर्टी मेरी सेट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मेथड बना सकता हूँ, और मैं बताऊँगा इसका यूज़ केस क्या है। पहले समझ लो क्या होता है, सिंटेक्स समझ लो अच्छे से, प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाने से क्या होता है ये समझ लो पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंटेक्स समझेंगे। मैंने यहाँ पर डेफ नेम लिखा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा self.name, और यहाँ पर ये मैंने ऐसे कर दिया। तो मैं अगर यहाँ पर e.name = हैरी करूँगा तो नेम में हैरी आ जाएगा, और जो मेरा इंस्टेंस प्रॉपर्टी है उसका नाम मान लो e_name में रखना चाहता हूँ, तो मैंने एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा दिया। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से name.setter कर सकता हूँ। मैं ज़रा इस कोड को ऑर्गेनाइज कर दूँ। बाय द वे आप लोग को जो कोड है वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना। अब मैं अगर कहूँ e.name = हैरी और प्रिंट करूँ e.name, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा। आप देखो यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट ऑफ A इज़ 1 आ गया, और प्रिंट भी करते हैं एक बार। e.name मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पर हैरी प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये सब क्या था, मतलब हम डायरेक्टली e.name हैरी करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं e.name। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ e.name = हैरी खान, ठीक है। मैंने यहाँ पर हैरी खान लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 अलग अलग इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हों। एक तो मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो कौन सा, फर्स्ट नेम। तो मैं चाहता हूँ एक तो मेरा फर्स्ट नेम सेट हो, तो मैं कह सकता हूँ self.fname = और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर value.split और by space, ठीक है, और इसका 0। अब आप कहोगे ये क्या चल रहा है, आई नो दैट, आप कहोगे ये क्या चल रहा है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम .split फंक्शन चलाते हैं किसी भी स्ट्रिंग पे, मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा रैपल में, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग को आप लोगों की बहुत अच्छी रखना चाहता हूँ। तो देखो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है हैरी खान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a.split by space कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसके टुकड़े कर देगा स्ट्रिंग्स के कुछ इस प्रकार से कि स्पेस जहाँ पर है वहाँ पर एक टुकड़ा हो और एक लिस्ट बना देगा। अब आप देखकर समझ गए होगे क्या करेगा। तो हैरी के बाद एक स्पेस थी, यानी कि जो मैंने स्प्लिट के बाद दिया था वो था, तो इसने हैरी के बाद ये जो स्पेस थी इसको तोड़ के इस तरह की लिस्ट बना दी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ उस लिस्ट का जो 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है, 0 से गिनती शुरू होती है ना, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, उसको फर्स्ट नेम सेट कर दो, इसको लास्ट नेम सेट कर दो। तो फर्स्ट नेम हैरी, लास्ट नेम खान, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पता ना चले लोगों को कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग सेव कर रहा हूँ फॉर सम रीज़न। मेरे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि यूज़र को कन्वीनियंस दिलाना, कि भाई वो अपना फुल नेम लिख दे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग मैं नहीं लिखवाना चाहता, वो कन्वर्ट मैं कर लूँगा उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर e.name = हैरी.खान लिखा। तो मैं e.name अगर एक्सेस करूँ, जो कि एक एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मैं इसको यहाँ पर जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर self.fname कर दूंगा, और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक f स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, एंड आई वांट कि आप लोग को समझ में आए। और यहाँ पर आ जाएगा self.lname, और यहाँ पर एक f स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो आप देखो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये मैंने हैरी खान यहाँ पर सेट किया इसको, और यहाँ पर आप देखो ये हैरी खान प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं नेम की जगह अगर f नेम और l नेम प्रिंट करूँ तो क्या होगा,
एफ नेम और एल नेम प्रिंट करूंगा तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, हैरी और खान, ठीक है। लेकिन नेम नाम की एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना दिया जिसको मैं एग्जिस्टिंग इंस्टेंस एट्रीब्यूट से मिलके बना रहा हूं। तो मैंने दो डेकोरेटर्स का प्रयोग किया, एक प्रॉपर्टी और एक सेटर। तो मैंने कहा कि भाई देखो, नेम एक फंक्शन है जो कि चलेगा, जिसमें कुछ लॉजिक चलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत कराओ कि ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि यूजर बस डॉट नेम प्रिंट कराए और तुम ये फंक्शन चला के जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो, जो कि ये कर रहा था जब मैं प्रिंट कर रहा था ई डॉट नेम। और जब मैं ई डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग करूं तो उस वैल्यू को लेके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट कर दो, यानी यूजर को पता ना चले कि इतनी मेहनत हो रही है, यूजर बस ई डॉट नेम इज इक्वल टू ये लिखे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं। यही है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है कि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स इनकैप्सुलेट हो गई हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हमने छुपा दिया यूजर से, और इनकैप्सुलेशन का मतलब हुआ कि हमने बहुत सारे काम करने वाले कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर यूनिट में पैक कर दिया, जो कि इस केस में क्लास है, क्लास एम्प्लॉई, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को रैप करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूँगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग .py, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक क्लास है और वो है नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसमें कर दिया क्लास के अंदर एक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 कर दिया मान लो, ठीक है। तो एक नंबर है, उसमें दो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, एक 1 है एक 2 है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना सकता हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज नंबर्स, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई इसके अंदर सेल्फ डॉट एन इज इक्वल टू एन कर दो, यहाँ पर कॉमा लगा के एन कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डेफ इनिट हमने लिखा और यहाँ पर सेल्फ कॉमा एन हमने लिखा, और हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर बनाएंगे 1 करेंगे, और मान लो m बनाएंगे नंबर 2 करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट n प्लस m, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट n प्लस m तो एक एरर आएगा, और वो एरर कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता कि प्लस क्या है, मतलब मुझे बताओ प्लस क्या होता है। पाइथन में सब कुछ क्लास होता है, पाइथन में इंटीजर भी एक क्लास होता है, सारे टाइप्स क्लास होते हैं, तभी हमें प्रिंट होकर मिलता है क्लास इंट, क्लास लिस्ट, क्लास टपल। और अगर हम लोग किसी भी दो ऑपरेंट्स पर क्या ऑपरेशन हो रहा है इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह के मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। क्या मतलब वो इस बात का, मैं अंडरस्कोर ऐड जो फंक्शन है, जो कि हमारा एक फंक्शन है add, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्फ और नम, और मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट एन प्लस नम, और इस बार n प्लस एम में करूँगा तो यहाँ पर ये ऐड होकर मुझे मिल जाएगा। ये मुझसे कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंट फॉर प्लस इंट एंड नंबर, और मुझे यहाँ पर नम ना लिख कर क्या करना पड़ेगा, नम डॉट एन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर भी यहाँ पर जो मैं पास कर रहा हूँ वो एक नंबर है। तो सेल्फ डॉट एन प्लस नम डॉट एन, और इस बार मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो 3 आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरह के ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार डिवाइड, इन पर क्या हो ये डिफाइन कर सकता हूँ। ऐड मल्टीप्लाई इस तरह के फंक्शंस को लिखकर, जैसे कि मल नाम का मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन होता है कि MUL, SUB सब्ट्रैक्ट के काम आता है, ट्रू डिव होता है वो डिवाइड क्या करेगा इसके काम आता है, फ्लोर डिव जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे उसमें क्या होगा इसके काम आता है। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन कैन बी ओवरलोडेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। अंडरस्कोर वाले मेथड्स को हम डंडर मेथड्स भी कहते हैं। एक अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर भी हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ पर ये अंडरस्कोर आएगा, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है ये, मैं ये टाइप फिक्स कर दूंगा। अंडरस्कोर str एक स्ट्रिंग मेथड होता है विच इज यूज टू सेट व्हाट गेट्स डिस्प्लेड अपॉन कॉलिंग स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब अगर मैंने प्रिंट किया तो क्या होगा, अगर मैंने प्रिंट किया किसी चीज़ को तो क्या होगा, या फिर मैंने अगर str में कन्वर्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को। फिर len__ ये डिफाइन करता है क्या होगा अगर मैंने लेंथ इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करी यूजिंग द len फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे len फंक्शन चलाओगे तो क्या होगा, इज डिफाइंड बाय दिस __len__। आई होप दैट मेक सेंस। और अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट पे। तो सी यू इन चैप्टर 11 प्रैक्टिस।